हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को। हमारे चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर के एक वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में जाना हाउ कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, नेशनल डेवलपमेंट, इनकम एंड अदर गोल्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया को। तो देखिए, व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के एस्पिरेशन को देखते हैं, उसके गोल को देखते हैं, तो हम क्या चीज़ें पाते हैं दैट people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा। तो मतलब वो इनकम को ही नहीं देखते, इनकम के साथ साथ वो सिक्योरिटी भी देखते हैं, वो इक्वल ट्रीटमेंट को भी देखते हैं और उन्हें फ्रीडम भी चाहिए होती है। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और ए रीजन वी मे डिस्क्राइब बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। तो अब हम जैसे नेशन की बात करते हैं, किसी भी राष्ट्र के बारे में हम इन सभी चीज़ों को सोचते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा ही है, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट बी, लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक टेबल दी गई है 1.3, तो पहले उसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1.3 टेबल में क्या बताया गया है, पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार, और इनकी प्री कैपिटा इनकम बताई गई है। ठीक है, इन रुपीज़ में बताई गई है और ये रिपोर्ट है 2012 एंड 13 की। तो आप देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम कितनी दी गई है, 1,07,670। वहीं केरला की पर कैपिटा इनकम कितनी दी गई है, 88,527, और बिहार की जो काफ़ी कम है 28,774 दी गई है। तो काफ़ी डिफरेंस देख रहे हैं, एक ही कंट्री है, एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट्स हैं और वहीं पर उनकी पर कैपिटा इनकम जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि हमने 1.3 टेबल में हमने देखा कि जो पर कैपिटा इनकम है महाराष्ट्र की, केरला की और बिहार की, एक्चुअली दीज फिगर आर पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये है, इसको हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, तो इसमें बताया गया है वी फाइंड दैट ऑफ 3 महाराष्ट्र हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो हमने इन 3 स्टेट्स में देखा कि जो महाराष्ट्र है उसकी पर कैपिटा इनकम जो है सबसे ज़्यादा है, बिहार इज़ एट द बॉटम, और जो बिहार है वो बिल्कुल नीचे है, यानी कि उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन महाराष्ट्र अर्न 1,07,670 इन 1 year, whereas on an average a person in Bihar would earn only around 28,774। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हम महाराष्ट्र की बात करें तो एक पर्सन जो है पूरे साल में कितना अर्न कर रहा है, इतना, और वहीं पर बिहार जो कि वो भी इंडिया का ही एक स्टेट है, वहाँ पर एक पर्सन पर ईयर कितना कमा रहा है, इतना कमा रहा है। इफ़ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, महाराष्ट्र विल कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट द 3। तो अब हम इन तीनों की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इस टेबल की। अगर हम टेबल को देखें तो ये हमें क्या शो करती है कि महाराष्ट्र क्या है, मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है, और बिहार क्या है, लेस्ट डेवलप्ड स्टेट है इन तीनों में। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डाटा। अब हम एक और डाटा देखते हैं, यहाँ पर टेबल दी गई है 1.4 सम कंपैरेटिव डाटा ऑन महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। तो वहाँ पर तो हमने देखा पर कैपिटा इनकम को, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ों को भी देखते हैं। तो यहाँ पर दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है कि हम जब
किसी भी स्टेट का, कंट्री का, किसी का भी कंपैरिजन करते हैं डेवलप को लेके, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पर कैपिटा इनकम पर ही ध्यान दें, हमें दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है, जैसे कि यहाँ पर अभी बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, वही हैं महाराष्ट्र, केरला और बिहार। और यहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट दिया गया है पर 1000 लीव बर्थ, ये 2012 की रिपोर्ट है। यहाँ पर लिटरेसी रेट दिया गया है, ये सारी डेफिनेशन अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है। नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15, 2009 और 10 की ये रिपोर्ट है। तो सबसे पहले हम इन सब के मीनिंग जान लेते हैं कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी क्या है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, तो ये डेफिनेशंस आप सभी याद कर लेंगे। देखिए, इसे शॉर्ट में IMR भी कहा जाता है, कई बार शॉर्ट फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ये शॉर्ट फॉर्म दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, या फुल फॉर्म दे दी जाएगी, वो तो आप इजीली लिख ही लेंगे, ठीक है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लीव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर दे दिया गया है ऊपर, जैसा कि आपको बताया गया है। तो उस पर्टिकुलर ईयर में सपोज करो कि 1000 बच्चों का जन्म हुआ, तो 1000 बच्चों में कितने बच्चों की डेथ हुई महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ये दिया गया है 25, और केरला में दिया गया है 12, और वहीं पर बिहार में दिया गया है 43। मतलब 1000 में से इतने बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल के अंदर, मतलब वो 1 साल के होते हैं उसके पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम लिटरेसी रेट के बारे में। लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। अब यहाँ पर लिटरेसी रेट में बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है 7 और 7 साल से ऊपर का जो ग्रुप है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आप हम ये कह सकते हैं कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। ये 2011 की रिपोर्ट है। तो महाराष्ट्र में कितना दिया गया है 82, केरला में दिया गया है 94, और जबकि बिहार में कितना है 62 है। अब बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, यहाँ पर एज ग्रुप बताया गया है 14 to 15 ईयर्स जो स्कूल अटेंड करते हैं। इस एज ग्रुप के बच्चे जो स्कूल अटेंड करते हैं, तो कितना रेशियो दिया गया है, कितने बच्चे 14 से 15 साल के बीच की एज के स्कूल को अटेंड करते हैं रेगुलर। तो देखिए यहाँ पर 64 दिया गया है महाराष्ट्र का, केरला का दिया गया है 78 और बिहार का दिया गया है 35, जो काफ़ी कम है। डिटेल में इसको पढ़ते हैं। व्हाट डज दिस टेबल शो, इस टेबल से क्या शो होता है। The first column of the table show that Kerala, out of 1000 children born, 12 died before completing 1 year of age, but Maharashtra, the proportion of children dying within 1 year of birth is 25, which is more than double। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है केरला और महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र को हमने देखा था अभी ऊपर वाली टेबल में 1.3 में कि महाराष्ट्र जो है डेवलप्ड स्टेट में आता है, बिहार और केरला से ज़्यादा डेवलप है, उसका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है तो केरला में तो कितने मरते हैं 12, और महाराष्ट्र में कितने 25, जो कि डबल से भी ज़्यादा है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम, यही बात बिल्कुल बताई गई है कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है केरला से। तो हम सोच सकते हैं कि जो अपने बच्चों को खो देते हैं, यही सारी बात यहाँ पर बताई गई है, वो किस तरह से फील करते होंगे। मतलब 1 साल पूरा होने से भी पहले उनके बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो किस तरह से उस चीज़ को फेस करते होंगे और फील करते होंगे।
द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अब ये जो प्रॉब्लम है ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पर ही ख़त्म नहीं होती है। द लास्ट कॉलम टेबल 1.4 shows around 2/3 of children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond 8th class. This means that if you went to school in Bihar, more than 2/3 of your class would be missing. तो यहीं तक इम्पोर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती है कि मॉर्टिलिटी रेट जो है काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। हमने लास्ट कॉलम 1.4 में देखा कि जो बच्चे हैं, 2/3 बच्चे हैं, यानी कि 14 साल से 15 साल के जो बच्चे हैं बिहार में, जो 8th क्लास तक के बच्चे हैं, वो स्कूल को अटेंड नहीं करते हैं, वो अपनी क्लास को मिस करते हैं, स्कूल को मिस कर रहे हैं। क्या रीज़न हो सकते हैं कि वो कहीं दूसरी जगह अर्निंग के लिए जाते हैं, कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है बिहार का। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पब्लिक फैसिलिटी। अब यहाँ तो बात हो गई है कि हम डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं। तो डेवलपमेंट में कोई एक पर कैपिटा इनकम को ही हम नहीं देखते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि डेथ रेट क्या है, हमने देखा कि किस तरह से बच्चे जो है स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो किस तरह से जो स्टेट है वो डेवलप करेगा। ठीक, अब पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में देखते हैं। हाउ इज़ इट that the average person in Maharashtra has more income than the average person in Kerala but lagged behind in these crucial areas। अब अभी हमने ऊपर देखा कि महाराष्ट्र जो है इनकम में तो आगे है केरला से, लेकिन कुछ दूसरे एरियाज़ हैं जिनमें वो पीछे रह गया है। द रीज़न इज़, उसका कारण क्या है? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई all the goods and services that you may need to live well। अच्छे से जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पॉकेट में मनी है ना, वो जिससे आप सामान खरीदते हैं, सभी सर्विसेज खरीदते हैं, उससे आप अच्छे से जी सकें। ज़रूरी नहीं है कि उससे आपका जीवन बेहतर होगा। हर एक चीज़ पैसा ही होती है। फिर वहीं पे बात घुमा फिरा के आती है कि पैसे को ही ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है। मतलब सही से जीने के लिए हमें दूसरी चीज़ों की भी तो ज़रूरत होती है। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडुकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई you a pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicine unless you can afford to shift to a community that already has all these things। तो देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम्पल से बताया गया है कि आपका जो मनी है ना, वो आपके लिए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को नहीं खरीद सकता है। जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा, चाहे उसमें रिच पर्सन हो, पुअर पर्सन हो, सभी को इक्वली वहाँ पर रहना पड़ता है। अब आगे दूसरी बात बताई गई है कि मेडिसिन को ही ले लेते हैं। मेडिसिन में काफ़ी मिलावट आ रही है। हो सकता है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप एक कम्युनिटी को छोड़कर दूसरी कम्युनिटी में चले जाएं, बट जो मेडिसिन्स आती हैं वो तो सभी जगह मिलावटी होंगी ना, तो आप उन सभी मेडिसिन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कुछ और यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है। मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्टियस डिसीज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंट स्टेप्स। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो मनी है ना, वो आपके लिए ये जो इन्फेक्टियस डिसीज़ हैं, इन्फेक्शन से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, उससे आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं। जब तक पूरा समुदाय मिलकर इसे रोकने की कोशिश ना करें, तब तक ये जो इन्फेक्टियस डिसीज़ हैं, इनसे आप प्रोटेक्ट नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर 3 बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं। और ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप अभी कोविड हुआ था उसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग, चाहे वो रिच पर्सन थे, पुअर पर्सन थे, उससे सभी अफेक्टेड हुए हैं। एक्चुअली फॉर
many of the important things in life the best way, also the cheapest way is to provide these goods and services collectively. तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बिल्कुल बेस्ट वे और चीपेस्ट वे हो सकता है कि हम कुछ चीज़ों को, कुछ गुड्स को और सर्विसेज को कलेक्ट होके खरीदें, ठीक है। जैसे कि जस्ट थिंक, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। सपोज करो कि आप एक कॉलोनी में रहते हैं जिसपे जहाँ पर बहुत सारे घर हैं, तो हर कोई इंसान अगर अपने घर के लिए एक सिक्योरिटी मैन रखेगा तो उस पर ज़्यादा खर्चा होगा, जो सही भी नहीं होगा। और अगर सभी लोग मिलकर एक कॉलोनी के लिए 1 या 2 या 3 सिक्योरिटी गार्ड रखें तो वो अच्छा भी होगा और वो चीपेस्ट भी होगा। तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है। आगे एग्जांपल दिया गया है, ओन इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, वुड यू बी एबल टू स्टडी? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. क्या होगा अगर आपके लोकेलिटी में कोई स्कूल है ही नहीं और आपको स्कूल जाना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, लेकिन आपके जो आसपास के बच्चे हैं या दूसरे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, तो आपके लिए एक अकेला स्कूल नहीं खोला जाएगा। तो आपको क्या होगा कि कहीं और जाकर आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open school and provide other facilities so that all children have to chance to study. अब दूसरी तरफ क्या होगा, अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कूल खोला जाए, प्राइवेट स्कूल ना हो, तो हर कोई अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है, उनके साथ साथ आप भी स्कूल में जा सकते हो, तो वो चीपेस्ट भी होगा और बेस्ट भी होगा। केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो केरला में जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो अच्छा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है ना वो काफ़ी अच्छी हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, जहाँ पर राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फंक्शंस वेल, वहाँ पर वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज़ सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। और ऐसे स्टेट्स में जो लोग हैं उनका स्टेटस, उनकी हेल्थ, उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अच्छा होगा दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। एक्टिविटी 3, यहाँ पर कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ एक पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और वो है BMI। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं BMI है, इसकी फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज ईजी टू कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करना आसान है। टेक द वेट ऑफ अ पर्सन इन केजी, तो हम किसी भी एक पर्सन का वेट किस में लेंगे, केजी में। देन टेक द हाइट इन मीटर, और हाइट किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, और फिर वेट को डिवाइड करेंगे स्क्वायर ऑफ द हाइट से। तो ये जो फिगर निकल कर आएगी इसे हम कहेंगे BMI। तो ये याद रखेंगे, फुल फॉर्म पूछी जाती है, किस तरह इसे निकाला जाता है ये पूछा जाता है, बस, इसमें और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहीं से हम इसे देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। पब्लिश्ड बाय UNDP, UNDP की फुल फॉर्म सबसे पहले क्या है, UNDP की फुल फॉर्म है यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये कंपेयर करता है कंट्रीज को बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि
UNDP की फुल फॉर्म क्या है, इसे कौन पब्लिश करता है? तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड की जाती है किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। दो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है और क्या काम करता है? ये काम करता है कंपेयर करने का, कंट्रीज को कंपेयर करने का, किस बेस पर? एजुकेशनल लेवल पर, हेल्थ स्टेटस पर और पर कैपिटा इनकम पर। तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रिलीवेंट डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नाइबर्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इसको हम पढ़ लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नाइबर्स फॉर 2013। तो ये जो रिपोर्ट है 2013 की है। यहाँ पर इंडिया और उसके जो नाइबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में दी गई है। यहाँ पर बताया गया है, देखिए, ग्रोस नेशनल इनकम, ग्रोस नेशनल इनकम के बारे में बताया गया है। सभी की डेफिनेशन नीचे दी गई है, ध्यान से पढ़ेंगे। फिर बताया गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और आगे दिया गया है लिटरेसी रेट फॉर 15+ ईयर पॉपुलेशन 2005 to 2012। फिर HDI रैंक इन द वर्ल्ड, HDI रैंक क्या है वर्ल्ड में, यहाँ पर फुल फॉर्म को भी हम जानने वाले हैं। यहाँ पर कंट्रीज दिए गए हैं, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। वैसे यहाँ पर 177 कंट्रीज हैं। तो देखिए यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये HDI जो था उसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पर कितने कंट्री हैं? यहाँ पर है 177 कंट्रीज इसमें पूरे, और यहाँ पर बताया गया है इंडिया के आसपास वाले जो कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं, उनकी यहाँ पर पूरी टेबल दी गई है, उनके डाटा को दिखाया गया है। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट, एज द नेम सजेस्ट, एवरेज एस्पेक्ट लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ टाइम बताई गई है एक पर्सन के, मतलब कितने सालों तक उसका जीवन होगा, ये सारी बात बताई गई है। अब बताया गया है प्री कैपिटा इनकम कैलकुलेट इन डॉलर, डॉलर में प्री कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया जाता है फॉर ऑल कंट्रीज, सभी देशों के, सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड, जिससे कि उनकी तुलना की जा सके। इट इज़ ऑल्सो डन, यहाँ से क्वेश्चन आता है जरूर कि क्यों किया जाता है ऐसा। इट इज़ ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट, ये इसका आंसर है, एवरी डॉलर वुड बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एनी कंट्री, क्योंकि डॉलर से किसी भी कंट्री में सेम अमाउंट्स में गुड्स को और सर्विस को परचेज किया जा सकता है। तो वापस चलते हैं टेबल पे, देखते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई है कि क्या है। तो हमने पढ़ा ग्रोस नेशनल इनकम, प्री कैपिटा आप कह सकते हैं, इसके बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये डॉलर में यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि श्रीलंका की है 9250, जबकि इंडिया की बहुत कम है उसके आगे, और जो कंट्रीज़ अदर हैं उनकी भी बहुत कम है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो यहाँ पर श्रीलंका का बताया गया है 74.3, जबकि इंडिया का दिया गया है 66.4, जो श्रीलंका से काफ़ी कम है। फिर लिटरेसी रेट दिया गया है 91.2 और इंडिया का दिया गया है 62.8, हालांकि और सभी कंट्रीज़ का थोड़ा ऊपर नीचे है। और यहाँ पर HDI में देखिए इंडिया की कितनी रैंक है, 135, जो काफ़ी कम है, कम रैंक पर है, और वहीं पर श्रीलंका में आप देखेंगे 73 है, जो एक अच्छी रैंक है। तो हम जानेंगे कि किस तरह से ये जो रिपोर्ट है ये 2014 की यहाँ पर दी गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो हमने देखा कि जो श्रीलंका है उसका डाटा काफ़ी अच्छा दिया गया है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया हालांकि एक बड़ा कंट्री है और श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन यहाँ पर प्री कैपिटा इनकम भी ज़्यादा दी गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी ज़्यादा है, लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, और HDI में इसकी रैंक भी ऊपर है। देखते हैं आगे।
Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, as a big country like ours has such a low rank in the world? Table 1.66 also shows that though Nepal has less than half the per capita income of India, yet it is not fair behind India is life expectancy and literacy level. तो देखिए यही बात बताई गई है कि क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है कि जो श्रीलंका है, हमारा जो पड़ोसी देश है, वो काफ़ी छोटा है और इंडिया के कंपैरिजन में इंडिया काफ़ी बड़ा कंट्री है श्रीलंका को देखते हुए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रैंक है श्रीलंका की वो काफ़ी हाई है, जबकि इंडिया की क्या है, काफ़ी लो है। अब प्री कैपिटा की इनकम की बात करें तो ये भी श्रीलंका की थोड़ी हाई है इंडिया से, लेकिन नेपाल की बात बताई जा रही है कि वो लेस देन हाफ, इंडिया से लेस देन हाफ है। तो काफ़ी डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। Many improvements have been suggested in calculating HDI, and many new components have been adding to the Human Development Report. But by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of the country. It is people, their health, their well-being, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर ये बात बताई गई है कि ये जो HDI की रिपोर्ट है, इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट ऐड किए गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट को देने के लिए। ऐसा ही नहीं है कि प्री कैपिटा इनकम को ही यहाँ पर शो किया गया है, दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि बताया गया है कि जो कंट्री के सिटीज़न हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ किस तरह की है, किस तरह से वो जी रहे हैं, मतलब दूसरी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दी गई है और यही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सही है। आगे पढ़ते हैं। आगे है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जानना जरूरी है। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर, or at least it maintained for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type, the level of development are not sustainable. तो सबसे पहले तो हम ये बात जानेंगे कि जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह का डेवलपमेंट प्रेजेंट में चल रहा है ना, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अगर इस तरह से ही डेवलपमेंट होता रहा, सपोज करो कि कंट्रीज़ का डेवलपमेंट इसी तरह से होता रहा जैसा कि प्रेजेंट में हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वाटर डिग्रेडेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम हार्म कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? क्या ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा? नहीं, ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम अगर इस तरह से ही यूज़ करते रहे तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को इसे नहीं दे सकते हैं, मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। तो यहाँ पर बात बताई गई है ग्राउंड वाटर की भारत के अंदर। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस threat of overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meter during the past 20 years. देखिए पिछले 20 सालों में बताया जा रहा है कि बहुत से एविडेंस ऐसे मिले हैं कि जो ग्राउंड वाटर है ना वो बड़ी प्रॉब्लम में है, सीरियस, मतलब वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो रिन्यूएबल है, रिचार्ज हो सकता है, लेकिन वो खतरे में है। बहुत से पार्ट है कंट्री के, बताया गया है लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें रिपोर्ट दिया गया है कि जो वाटर लेवल है ना वो 4 मीटर नीचे जा चुका है पिछले 20 सालों में।
नियरली 1/3, एक तिहाई जो है ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग दियर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है ना, 1/3 मतलब एक तिहाई जो कंट्री है वो ओवर यूज कर रहे हैं इस ग्राउंड वाटर रिसोर्स का। In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using these resources continues. Groundwater overuse is particularly found in a agriculturally prosperous region जैसे कि पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज एक्सेट्रा, ये कुछ जगह दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर इसी तरह से पानी को हम यूज़ करते रहे, ग्राउंड वाटर को इसी तरह से यूज़ करते रहे, तो आने वाले 25 सालों में क्या होगा, 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम प्रेजेंट। मतलब यही कंडीशन जैसे कि आज की कंडीशन है कि हम ओवर यूज़ कर रहे हैं इस रिसोर्सेज को, अगर आने वाले 25 सालों में यही सब होता रहा तो जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल काफ़ी नीचे चला जाएगा, डबल हो जाएगा जितना अभी हो रहा है। ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ मतलब कौन कौन से रीज़न में ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि कुछ कल्चरल एरियाज़ हैं जहाँ पर खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा की जाती है, जैसे कि पंजाब है, वेस्टर्न यूपी है और दूसरे एरियाज़ बताए गए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ग्राउंड वाटर को। आगे देखते हैं, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो ग्राउंड वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। दिस रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये नेचर के द्वारा रिप्लेनिश कर लिए जाते हैं। एज इन द केस ऑफ क्रॉप एंड प्लांट्स, जैसे कि क्रॉप्स और प्लांट्स होते हैं ना अपने आप से ग्रो हो जाते हैं, बिल्कुल वही कंडीशन है, ये भी रिन्यूएबल है, अपने आप से रिप्लेनिश हो जाते हैं। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज। For example, in the case of underground, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing the resources. तो देखिए रेन के द्वारा इन्हें रिप्लेनिश कर दिया जाता है, लेकिन जब हम इतनी बारिश नहीं होगी जितना हम उसे यूज़ कर लेंगे तो ये रिसोर्सेज जो हैं ओवर यूजिंग में आ जाते हैं और ये रिप्लेनिश नहीं होंगे इस कंडीशन में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं, आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़। तो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो सालों तक यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश, और अर्थ के ऊपर एक फिक्स्ड स्टॉक है इनका जो रिप्लेनिश नहीं हो सकते हैं। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। मतलब कुछ रिसोर्सेज अगर ख़त्म हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम नए रिसोर्सेज को ढूंढ लेते हैं। न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे एड टू द स्टॉक, हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। मतलब कुछ भी हम रिसोर्स को नए हम रिसोर्सेज ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो दूसरे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे, वो तो दोबारा रिप्लेनिश नहीं होने वाले हैं। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. These issues is नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। तो देखिए ये जो लगातार इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ये नहीं मैटर करता है, वो किसी बाउंड्री को नहीं देखता है, किसी भी स्टेट को नहीं देखता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही हो रहा है या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में हो रहा है या किसी पर्टिकुलर कंट्री में हो रहा है, ये किसी बाउंड्री को नहीं देखता है, किसी चीज़ को नहीं देखता है, ये हर एक जगह हो रहा है। Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. तो बहुत से साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर मिलकर क्या काम करें, इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप जानते हैं कि डेवलपमेंट ऐसा हो कि आज का विकास हो लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसको इस चीज़ का प्रॉफिट ना मिले तो उनका लॉस भी ना हो।
आने वाली जनरेशन जो है इन सब चीज़ों को देख पाए। जैसे कि आज ऑयल है या दूसरी नेचुरल चीज़ें हैं, तो आने वाली जो जनरेशन है हमें इस तरह से अपना डेवलपमेंट करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए हम वो सारी चीज़ें बचा कर रख सकें। In general, the question of development or progress is perennial at all time. As the member of society as individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So the debate on development continues. तो मतलब डेवलपमेंट जो है एक ऐसी चीज़ है कि वो जो है कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। आज, कल और पहले डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारा गोल क्या है, किस तरह से हम काम कर सकते हैं, किस तरह से ये जो सारी चीज़ें इन्हें यूज़ करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ये जो डेवलपमेंट वर्ड है ना, इस पर तो डिबेट जारी रहेगी। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन चलते रहेंगे और ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन एट लास्ट मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें ध्यान में रखते हुए यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।